हो गया, पाकिस्तान में 3 मसले हो गए साहब। पहला मसला हो गया जिसके तार ही जुड़ते मोहम्मद बिन सलमान से। पाकिस्तान में यह मसला है कि बेटा अगर मोहम्मद बिन सलमान ने इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन कर दिया, जिसको लेके ना हाँ कह रहे वो ना कह रहे, नीदर ही सेइंग आई विल साइन इट, नीदर ही सेइंग आई विल नॉट साइन इट, बट मोहम्मद बिन सलमान ने ये नहीं कहा कि मैं साइन नहीं करूंगा, तो देयर इज अ 50% चांस ही विल साइन इट। अगर मोहम्मद बिन सलमान ने इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन कर लिया, इजराइल को मान लिया, और कई सारे मुस्लिम कंट्रीज ऐसे हैं जो वेटिंग फॉर मोहम्मद बिन सलमान टू डू व्हाट ही हैज टू डू, अगर उन्होंने साइन कर दिया तो वो भी साइन कर देंगे। तो उम्मत में तो पहले पड़ गई सेंध, उम्मत ने मुसलमीन के फराइज अब शहबाज कैसे अदा करेगा, बेचारे की खेल की रेल बन गई, दैट्स अ डिफरेंट इशू। अब पाकिस्तान में समस्या ये है, जो कहता है बेटा अगर ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को बोल दिया F-35 चाहिए, सिविल न्यूक्लियर डील चाहिए, हूथियों को ठोकना है, ईरान को ठोकना है, ऑयल फील्ड बचाने हैं, गैस फील्ड बचाने हैं, व्यवस्था करनी है, तेल करना, और मेरे भाई मोहम्मद बिन सलमान जितने यहाँ तेरे यहाँ तेल का दुकान बंद है, तेरे कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं, तो अगर तुझे ये रोकना तो एक छोटी सी चिड़िया यहाँ मार दे, इसका नाम है इब्राहिमिक अकॉर्ड, इजराइल को अपना भाई बना ले, और इजराइल को कोई आपत्ति ना। वैसे ऑन अ वेरी सीरियस नोट इट इज गुड अगर इब्राहिमिक अकॉर्ड हो जाए, उसमें कोई बुरी बात नहीं, आई सपोर्ट इट फुली। अब क्या हुआ कि मोहम्मद बिन सलमान थोड़ी दुविधा में, मुझे लगता है उनके पास विकल्प नहीं है, मजबूरी है। पाकिस्तान में खबर हो रही है अगर मोहम्मद बिन सलमान ने साइन कर लिया, ट्रंप तुम्हारी कनपट्टी पर रखेगा बंदूक, कहेगा बेटा चलो साइन करो, और अगर बेटा तुमने साइन कर लिया, तुम्हारी तो ऐसी वाट लगेगी, वैसी वाट लगेगी, अच्छा यहूदियों के दलाल, यहूदियों के साथ एग्रीमेंट, यहूदियों की नौकरी, वाह। और ये जिसके लश्कर तैयबा हो, जैश मोहम्मद हो, जैश अदल हो, लश्कर जहांगवी हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, यूनाइटेड जिहाद फ्रंट हो, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्लियर बोल दिया अगर पाकिस्तान ने किसी भी, जो हाफिज सईद का डिप्टी बोल चुका, किसी भी सूरत में इजराइल के साथ कोई इल्हाक यानी कि एग्रीमेंट साइन किया, तो ये मुआफिज़े जहाद होगा, यानी कि फिर हमें जहाद पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ करना पड़ेगा। पाकिस्तान की आर्मी में भी इसको लेके डिसग्रांटलमेंट है, नहीं साहब इजरायलियों के साथ नहीं कर सकते। आईएसएफ में, इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स में पाकिस्तान क्यों नहीं गया? आर्मी वाले गए नहीं, कह रहा हम नहीं जाएंगे जी। मैंने तो कहा, मैं यहूदियों की गुलामी करने बेच रहा तो मुल्ला मुनीर बेच खाए तो, कह रहा हम नहीं जाते। तो अब यहां तो ये इजराइल वाला मसला इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, पाकिस्तान की जान गले में सूखी पड़ी, और सऊदी वैसे नाराज है, कह रहा हम पे होतियों ने अटैक कर लिया, अमेरिका और इजराइल की जरूरत पड़ी, तुम कहां गायब हो गए? कहता जनाब वो इजराइल, वो ईरान साहब, इकोनॉमी नहीं है साहब, हथियार नहीं है साहब, सब F-35 है साहब, तेल डालने का पैसा नहीं है साहब। तो वो सब तो गोलीबाजी तो कर ही रही। एक तो ये मसला, दूसरा मसला साहब बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का बड़ा इंटरेस्टिंग मसला है, उसमें ये समाचार है कि बलूचिस्तान ने करनी इंडिपेंडेंस घोषित। बलूचिस्तान ने जब इंडिपेंडेंस घोषित कर दी तो इनके पास विकल्प बचा नहीं कुछ, तो अब सोच रहे थे कि मुल्ला मुनीर जौहर दिखाएगा, घोड़े पे चढ़ के जाएगा और बताएगा अब हम सब बलोचों को देख लेंगे। अब हालत उसकी है कि जब से उसको मौलाना डिजल ने कहा तो फाटा में पैर रख के दिखा दे, वो तो बंकर से बाहर ही नहीं निकलता। एनीवे, तो बलूचिस्तान इनके हाथ से गया। सवाल ये है, जो पाकिस्तान से खबरें आ रही है, बलूचिस्तान में जरदारी की अच्छी पकड़ है। अगर आपने दुरंदर पिक्चर भी देखी होगी, वहां दिखा होगा आपने, जरदारी की पार्टी दिखाई, नवाज की पार्टी दिखाई, इनमें वो क्या था, वो रहमान बलोच के थ्रू दे वर कंट्रोलिंग बलोचिस्तान, और उनके थ्रू उनके पीछे बलोचिस्तान में कॉन्टैक्ट्स थे। बलोचिस्तान में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती थी। मुल्ला मुनीर ने जरदारी को धमकी दी है, कहता खबरदार बलोचिस्तान बात की तूने। नवाज को धमकी दी, शहबाज को धमकी दी, बिलावल भुट्टो की जबान गायब हो गई। पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिशियन बलोचिस्तान फोन तक नहीं कर सकता, कह रहा जो करेगी आर्मी करेगी। अब आर्मी क्या करेगी? आर्मी को एक ही काम आता। आप जानते हैं कि बलोचिस्तान में सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, 5 साल पुराना, और उसमें 24 साल एवरेज मरने वाले की एज है। हमें तो बलोच भाइयों के साथ बड़ी सहानुभूति है, बट क्या करें, ये बलोचिस्तान की आपकी कहानी है। तो बलोचिस्तान को लेके जरदारी को धमकी, जरदारी ने कहा था मेरे कॉन्टैक्ट है, आई कैन सेटल द इशू। उन्होंने कहा आपके कॉन्टैक्ट नहीं, जो करेगी आर्मी करेगी। आर्मी की समस्या है, आर्मी के पास एक कोर है, वो एक कोर बलूचिस्तान इतना बड़ा, यहां मरे वहां मरे वहां मरे। और आपको याद होगा जो पाकिस्तान का पार्लियामेंटेरियन था, उसने कहा तुमने तो 30 लोग बलूचिस्तान में मरवा दिए, बस शहादत के नाम पे अपने नंबर कमाने के लिए, वो आरोप ऑलरेडी लगा है। तो बलूचिस्तान में पॉलिटिकल मतलब टाइम बॉम्ब बन रहा है। अब देखता कौन पहले फूटता, क्या फूटता।
यहां से अमेरिकनियों ने एक और बम फोड़ दिया, कह रहा है यार हमें ईरान से नेगोशिएशन ही नहीं करनी। अगर नेगोशिएशन नहीं करनी तो नेगोशिएटर नहीं चाहिए, नेगोशिएटर नहीं चाहिए तो मुल्ला मुनीर की क्या जरूरत है। तो अब वैसे ही पाकिस्तान में बातें हो रही, जब से ये आया इसने पाकिस्तान की ऐसी तैसी कराई है, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, विच इज ट्रू आल्सो, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, आई विल नॉट डिनाई दैट। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान बियॉन्ड रिपेयर है, उसको कुछ हो नहीं सकता। ये रही आपका दूसरा किस्सा। तीसरा किस्सा, पीओजे के में कई सौ लोग मार दिए सर। मतलब रेल ट्रैकों पे कपड़े पड़े हैं, बाइकें सड़कों पे पड़ी हैं, ट्रकों का यूज किया, स्नाइपर्स टेलीस्कोपिक गन वाले यूज किए। मैंने वीडियो देखे जहां वो कह रहे हैं जी यहाँ बिल्डिंगों के ऊपर स्नाइपर बैठे, हम बाहर जाते सर में गोली आती, हेडशॉट। हेडशॉट स्नाइपर का ट्रेडमार्क होता है। और AK-47 ये सब यूज है, लाशों की लाशें गायब कर रहे हैं, लाशों के ढेर बह गए, खून की नदियां बह रही है। और उनको डर क्या लग रहा है? उनको डर लग रहा है कि यार अगर जिहादियों ने हमारे खिलाफ बंदूक उठा ली तो क्या। पुलिस बगावत कर चुकी है, जिहादियों ने बंदूक उठाई तो रेंजर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और उससे बड़ा डर कॉकरोच जनता पार्टी। ये क्या है भाई? पाकिस्तानियों को डर लग रहा है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी जैसा प्रोटेस्ट यहां शुरू हो गया, यहां का युवा सड़क पे आ गया, तो हम क्या कर लेंगे? हमारे पास तो कुछ करने को ही नहीं है, देयर इज नथिंग वी कैन डू। और वहां ये प्रोटेस्ट जिस कॉकरोच जनता पार्टी को उन्होंने लालन पालन किया, पालन पोषण किया, उसी मॉडल से ये डर रहे हैं कि भाई भारत तो जेल गया, मोदी तो जेल गया। अब हमने बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, कह रहा अगर यहां आ गया हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम है। और मैं आपको बताऊं एक बड़ी मजेदार खबर, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में कूं होने वाला है। बोलोगे सुमित भाई ऐसा आपको क्यों लग रहा है? देखिए, विद ऑल दोस fiascos from KPK, GB, and Balochistan, and POJK and all, मोहसिन नकवी ये अपने आप को मुल्ला मुनीर का साला बताता है। मोहसिन नकवी अभी अभी कह रहा था कुछ देर पहले, कह रहा जी मुझे लगता है कि पाकिस्तान का सारा निजाम फेल हो चुका है, एवरी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज फेल्ड। बोला वो क्यों नकवी साहब? बोला ऐसे ही है भाई। क्या करें नकवी साहब? बोला 10 साल बाद भी हम फिर मिलेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे, और फिर तेरी कहानी याद आएगी, कुछ भी नहीं बदलेगा। बोले नकवी साहब अगर बदलना है तो क्या करें? कह रहे सारे निजाम को बदलना पड़ेगा। पहले मैंने कहा यार ये बहुत लंबी बात करा, अनपढ़ जहादी किस बात की बात करा। तो जब मैंने डिस्कशन को थोड़ा सुना, मैंने कहा ये तो डेमोक्रेसी की बात कर रहा, और आई वॉज राइट। कहता मैं डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा फैन हूं, आई लाइक डेमोक्रेसी, पर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फेल है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चलनी सी थी। वैसे भी इस्लामिक मुल्कों में डेमोक्रेसी का कोई कोई प्रावधान ही नहीं है। एज पर इस्लाम डेमोक्रेसी तो एप्लीकेबल ही नहीं। महिलाओं का एक वोट हो ही नहीं सकता भाई, महिलाओं का एक वोट हो ही नहीं सकता। तो इस्लाम डज नॉट अलाउ एनी इलेक्शंस, एनी डेमोक्रेसी, इवन वुमेन कैन नॉट हैव वन वोट एज मैन। तो वो तो कह रहे कॉन्सेप्चुअली फ्लॉड है ये वहां के मुल्ला मौलाना कह रहे थे साहब ये डेमोक्रेसी तो फ्लॉड है। ये पाकिस्तान अगर आप इस्लामिक रिपब्लिक हो तो यहाँ डेमोक्रेसी किस बात की? किस इस्लामिक रिपब्लिक में इलेक्शन होता है? तो क्या, तो मतलब क्या इंडिकेशन मुल्ला मुनीर का साला दे रहा है कि यहाँ आर्मी टेक ओवर होगा? आप पर्सनल अमेंडमेंट से पर्सनल एक्ट की बात करोगे, ट्रंप के हाथ में लगाए ना लगाए, उसकी पूरी पावर ट्रंप के पास है। तो बॉस पाकिस्तान में वी कैन बी लुकिंग एट अ रिपीट ऑफ अयूब खान, याया खान, गजियाउल हक, मुशर्रफ। यू कैन हैव अनदर फील्ड मार्शल कॉलिंग द शॉट्स। तो वहां के परमानेंट पॉलिटिशियनों की दुकान बंद करनी है। वैसे पंजाब के और जो पीछे 4 सूबों के मिनिस्टर थे जब ये मुद्दे थे, उन्हें ये डर सता रहा था, लगता कि इंशाल्लाह अगली मीटिंग हमारी जेल में ही होगी। जेल भी इतनी बुरी नहीं होती यार, पाकिस्तान बहुत शानदार जेल है। बस आपका कोई दुष्कर्म ना कर दे आपके साथ, वो सब हाँ बहुत ज्यादा होता है। तो जरा चलते ये F-35 का क्या मसला है। अब साहब ईरान ने बोल दिया बहुत बड़ा दावा, बोला हमने अमेरिका पे अटैक किया। बोल जनाब, बोला एक ड्रोन हैंगर हमने पूरा उड़ा दिया और हमने F-35 पूरे उड़ा दिए, कहीं 10-15 F-35। मैंने कहा यार तुम्हें लग रहा तुम इंडियन एयरफोर्स हो कि F-16 उड़ा दो? नहीं, हमने F-35 उड़ाए और हमने बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स को बर्बाद कर दिया हमारे मिसाइलों ने। बाकी जहाज तो उड़ने को नहीं, मिसाइल ही चल रही है, अब जहां लग गई लग गई। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला हो गया। तो फिर सेंटकॉम का एक प्रेस विज्ञप्ति, एक प्रेस रिलीज आई। सेंटकॉम कहता है
कोई ड्रोन हैंगर हिट भी नहीं हुआ। मुझे लगता है जिहादियों को किसी ने इंग्लिश में बता दिया अगर टारगेट के मतलब तो इंशाल्लाह हिट हो ही जाएगा। अब क्या, मिसाइल इधर उधर गिर गए, इंटरसेप्ट हो गए, हमने कोशिश तो पूरी की थी। ड्रोन, अब क्योंकि ईरान हमेशा रहता है ड्रोन टारगेटेड। अबे टारगेट तो तुम कुछ भी कर लो, टारगेट तो तुम आईफिल टावर भी कर लोगे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी कर लोगे, पर वो मिसाइल ऐसी जाएगी और ऐसे वापस आएगी। जैसे चीनियों की मिसाइल उड़ती है, धड़ाम नीचे गिरते, धड़ाम हो जाता उसमें। तो ठीक उसी तरह से कोई ड्रोन हैंगर हिट नहीं हुआ, कोई फ्यूल टैंक हिट नहीं, और एक भी F-35 वॉज नॉट इवन टच्ड बाय ईरान। अब ये देखो किस लेवल के झूठे, किस लेवल के जादे नकली वीडियो बना रहे हैं आजकल ये ऐसे, कह रहे कि हम अमेरिकन को कह रहे तुम यहां से वापस जाओ नहीं तो हम तुम पे अटैक करेंगे। मैंने कहा भाई खाला का निकाह हो गया, खाला के बच्चों की शादी हो गई, उनका 2 बार तलाक भी हो गया, तुम मिसाइल कब चलाओगे? वो जो पानी के नीचे से निकलने वाली मिसाइल थी, वो जो धूम जाने, ये अमेरिकनों ने इतनी शिपें रखी यार वहां पे, 100 शिपें, मतलब एक पे तो अटैक करो, इसराइल पे तो अटैक करो, क्या हो गया तुम्हें? मतलब इतने दम तिल्लों में तेल नहीं रहा। ये बेचारे सुन्नी मुल्कों पे अटैक कर रहे हो, जिनने का कोई लेना देना लड़ाई में, उनकी ऐसी तैसी करो। ये जो यहूद बैठा सामने, जो अमेरिकन काफिर बैठा, उस पर अटैक कब करोगे? ये मुझे ईरान से आज तक किसी ने नहीं बोला। और हाँ, एक मुझे टीवी एक डिबेट में फर्जी ईरानी में मिल गया था, वो ईरान के गेटअप में आया था इंडियन, मतलब ईरानियों के गेटअप में आया था, नो बी डूइंग दिस, जब उसको मेरा तो मन करता 2 गाली दे दूं, मगर तू तो ईरानी, तो कहां से समझ आएगा? वह पता लगा मुझे मुंबई का कहीं। एनीवे, पुराने अब आजकल ये भी होता है, ईरानियों के गेटअप में भी लोग आने लगे हैं। कोई बात नहीं, ये भी कहानी है। तो अच्छा, दूसरी बात, ईरान कहता साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मेरे कंट्रोल में, जो शिप आ रहा मैं उसको वापस करो। अमेरिका ने अभी भी डाटा रिलीज किया है, 1000 शिप्स को, पहले 800 था, 1000 शिप्स को सेंटकॉम ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार करा दिया। सो 1000 शिप्स हैव पास्ड विद मोर देन 500 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। तो ये जो ईरान का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हमारा कंट्रोल है, हमने बिल्कुल जमा रखा है, इट्स ऑल क्रैप, इट्स ऑल, आप जानते हैं, क्रैपी, टुकी टुक। तो ये वही है, कहानी वही है, सब अलतकिया है और कुछ नहीं है। अब आते हैं जरा किंग पे, खलीफा पे। खलीफा यानी कि तैयब अर्दोगन। अर्दोगन का नया पैंतरा है। देखो अर्दोगन दिन ब दिन खिसक रहा है, अर्दोगन दिन ब दिन डिस्परेट हो रहा है। मैंने कहा ना उम्र दराज खलीफा है, उम्र, इसके पास टाइम ज्यादा है नहीं। कल इसका विदेश मंत्री किससे मिला? हमास से मिला। आज तैयब अर्दोगन ने बुलाया जोसेफ अयोन को। देखिए पहले इसने बुलाया नजफ को, अमेरिकनों ने गेम पलट दी। 4 तारीख को रोम में मीटिंग हो रही है, और रोम में मीटिंग हो रही है अमेरिका और इजराइल और लेबनान की। आज ये जोसेफ अयोम को बुलाया, कहता था जोसेफ अयोम भाई, धमकी दे रहा उसे इन अ वे, जैसे इसने इराक के प्राइम मिनिस्टर को धमकी दी ना, तू मुझसे 1 मिलियन बैरल तेल ले ले, मैं तुझसे लूंगा, तुझे हथियार दूंगा, नहीं तो मैं वही ऑफर तेरे मलेशियाज को दे दूंगा, वो शायद उनसे अच्छी कीमत भी ले लूंगा। जोसेफ अयोम को कहता देखो तुम्हें, इजराइल जो है बहुत नामाकुल मुल्क है, बहुत ही अनपीसफुल मुल्क है, ये किसी के साथ पीस नहीं चाहता। कहता ठीक है साहब, कहता आप इजराइल के साथ कोई चीज साइन ना करें, और आपको अपने रिलेशन मजबूत करनी चाहिए सीरिया के साथ, आपको अपने रिलेशन मजबूत करनी चाहिए इजिप्ट के साथ। इजराइल यहाँ सीरिया है, इजिप्ट, जॉर्डन का नाम नहीं लेता। मैंने कहा किंग अब्दुल्ला से पंगे नहीं लेता कोई। कहता है इजराइल के साथ, यहाँ सीरिया में कौन है? जुलानी। इजिप्ट में कौन है? फतह अल सीसी। आप जाते हो, अमेरिकन वहां हिट हुआ, फतह अल सीसी कह रहा है जंग बढ़ रही है, मतलब ही इज इंडिकेटिंग द फॉरेन प्लेयर्स एट प्ले। तो कह रहा तुमसे रिलेशन बनाओ, और तुम्हें तो सीरिया के दौरे पे जाना चाहिए। कहता बाकी टेंशन मत लो। साउदर्न लेबनान में, नॉर्दर्न इजराइल, लेबनान का ये साउथ, ये इजराइल का नॉर्थ। कह रहा अगर तुम बोलते हो तो मैं तुर्किया की सेना डिप्लॉय करने को तैयार हूं। मतलब जहां अमेरिका और लेबनान की सेना और इटली की सेना पार्शियली डिप्लॉयड है, जहां हिजबुल्ला को डिसआर्म करने की बातें हो रही, कह रहा वहां मैं अपनी सेना डिप्लॉय कर दूंगा, तुम्हें इजरायलियों से डरने की जरूरत नहीं। तो ही वांट्स टू गेट नेक्स्ट टू इजरायली बॉर्डर, वो तुर्किया, नॉट थ्रू सीरिया, नॉट थ्रू सीरिया, समझ रहे आप, थ्रू लेबनान। और लेबनान में अगर ये आ गया, हिजबुल्ला को संरक्षण मिल जाएगा। जो हिजबुल्ला खत्म हो रहा, और वो हिजबुल्ला कल जाके फिर वही करेगा जो उन्होंने किया।
मतलब तैयब अर्दोगन अब डायरेक्टली इजराइल से पंगे काट रहा है, डायरेक्टली वो अब ट्रंप से पंगे काट रहा है। वैसे इजरायलियों ने बोलते हैं जो हमारे लीडरों को टारगेट करेगा हम उनके लीडरों को टारगेट करेंगे। मुझे लगता है मिडिल ईस्ट में कुछ विकेटें बहुत जल्दी लुढ़कने वाली, टक टक टक, कुछ लोग हिट विकेट होने वाले हैं बहुत जल्दी। महीना 1.5 महीने का टाइम मानिए, बड़े नाम तब आएंगे जब तक ट्रंप ग्रीन लाइट नहीं देता। अब ट्रंप ग्रीन लाइट दे तो बहुत से नाम जिनके बारे में मैं रोज बात करता हूँ उनके बारे में मुझे नाम बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर मुझे नए नाम याद करने पड़ेंगे, नया कौन है उसके पोस्ट पे, क्योंकि वो, तो ये वाली कहानी है। तो अर्दोगन इज डायरेक्टली कन्फ्रंटिंग नाउ ट्रंप एंड नेतन्याहू। वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपने सोचा था अर्दोगन बोलेगा कि मैं साउदर्न लेबनान में आता हूँ एंड डिप्लॉय में ट्रूप, जरा अप्रूव तो करो। और ये पावर जोसेफ अयोम के पास है। अगर जोसेफ अयोम ने अप्रूव कर दी व्हेन आई वाज ट्रूप्स इन साउदर्न लेबनान, दैट इज नॉर्दर्न इजराइल। कैन यू इमेजिन व्हाट आई एम टॉकिंग हियर? बॉस, इट इज नॉट ओवर द टाइम इट इज ओवर। अब जरा चलते हमास पे, क्योंकि टॉपिक बहुत है, टाइम कम है भाई। अब हमास पे चलते। हमास की कहानी ये है, हमास को बोला हथियार छोड़ दो। बेल्ज़ेवियर ने बोला वी डोंट हैव अनलिमिटेड टाइम एंड पेशेंस विद यू।